नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू दौरे के दौरान मंगूचुक गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू में विकास चौक स्थित तवी पुल, शिव मंदिर और बाढ़ से प्रभावित घरों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए जम्मू में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2024 के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर बैठक की। तो इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप देश की सशक्त नींव तैयार करने के लिए बच्चों को बाल्यावस्था में ही बाल वाटिका के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालयों में बाल वाटिकाएं आरंभ की जा रही हैं। तो इन बाल वाटिकाओं में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में बच्चों को प्रवेश की सुविधा मिलेगी और साथ ही यहां शैक्षिक सामग्री, बाल मैत्रिक फर्नीचर, आउटडोर प्ले मटेरियल सहित कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। थाना फेज 3 ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर बीएनएस वांछित अभियुक्त इकरार खान को सहारा कट सेक्टर 64 में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में 15,000 रुपए का इनामी था। थाना फेज 3 की मुकदमा उपरोक्त के वादी ने अभियुक्त सलीम खान और अन्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त गण ने कर्मचारियों को सैलरी देने के नाम पर वादों से पैसा लेना और ठेकेदार कर्मचारियों को सैलरी न देकर सैलरी का पैसा करीब 26 लाख रुपए हड़प लेने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। तो आरोपी का एक संगठित गिरोह है जो संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराध करता है। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां थाना फेज 1 पुलिस ने बीट पुलिसिंग और लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस दौरान सेक्टर 8 नर्सरी के गेट के पास एक अभियुक्त अनुज शर्मा को चोरी की एक बाइक और अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो जिसके कब्जे से नोएडा, दिल्ली, एनसीआर से चोरी की गई 18 बाइक, स्कूटी और ऑटो बरामद किए गए।
पुलिस द्वारा एक शातिर गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें 2 लोग शामिल थे, इसमें एक बाल अपचारी है और एक इसका मुख्य जो है वो अनुज शर्मा नाम का व्यक्ति है जो बुलंदशहर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 18 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें 14 टू व्हीलर है, 3 स्कूटी है और एक 3 व्हीलर बरामद हुआ है। इसमें से 12 गाड़ियां जो है वो हम लोगों ने कलेक्ट भी कर ली है, जो कि मुख्यतः यहाँ पर नोएडा, दिल्ली में ही गाड़ियां चोरी की गई थी, वो कनेक्ट कर ली गई हैं। ये एक शातिर गिरोह है जिसमें इसके मुख्य जो अभियुक्त, इस पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत थे। ये लोग गाड़ी चोरी करके कुछ निश्चित स्थानों पर रख देते थे और वहां पे जैसे बिक्री हो जाती थी वैसे ही अन्य स्थानों पर बिक्री कर देते थे। इन पे जो भी मुकदमे पंजीकृत है वो दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा तीनों जगह पंजीकृत है। पूरे एनसीआर में ये लोग काफी बढ़ चढ़ के लोग कार्य कर रहे थे और इनके लगभग सैकड़ों वाहन अभी तक ये लोग चोरी कर चुके हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास? बिल्कुल, इसमें जो मुख्य इसका अनुज शर्मा, इस पर लगभग 2 दर्जन अभियोग दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में पूर्व से पंजीकृत। चोरी करने का तरीका क्या था? ये जहां तक ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां होती थी तो वहां पे लाख तोड़ के गाड़ी ले जाके कुछ निश्चित स्थानों पर रख देते थे और वहां से जैसे गाड़ी बिक्री हो जाती थी वैसे गाड़ी बिक्री कर देते थे। कोई और भी शामिल है? इसमें एक बाल अपचारी भी है, इसका भी काफी लंबा चौड़ा, यद्यपि बाल अपचारी है लेकिन इस पर भी चोरी के काफी मुकदमे पिछले 2-3 सालों में लिखे गए हैं। इसको भी हम लोगों ने जो बाल सुधार गए वहां भेजा है और बाकी मुख्य अभियुक्त को चोरी का माल कहाँ भेजा करते हैं? चोरी के माल गाँवों में छोटी जगहों पे जो भी लोग गाड़ी खरीदते थे कम दामों में उनको गाड़ी को बेच देते थे। तो आपको बता दें कि चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पे मिली है। तो वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है पुलिस द्वारा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में मोहब्बत की दुकान लेकर चले थे। इन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान में कितनी नफरत परोसी है वो सभी जानते हैं। इस देश को समझना चाहिए कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार है। गांधी को जब भी सुनता हूं संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार संसद में, मेरा भाषण उनके बाद हुआ था संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर, और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। दूसरी बात कही, तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी क्या हो गया है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? वाई यू आर डिमीनिंग योर सेल्फ एज द लीडर ऑफ अपोजिशन? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमामय पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में
कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। ये देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। मित्रों, मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं और ये हम आज बताना बहुत जरूरी समझते हैं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, और इसके कारण 2 जगह असर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे हो गई, और दूसरा महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सीटें भाजपा से आगे हो गई लोकसभा में। तब तो हमने कुछ नहीं कहा चुनाव आयोग पर, हमने विनम्रता से स्वीकार किया, और उस समय चुनाव आयोग ठीक था। राहुल गांधी, आप जीते हिमाचल, आप जीते तेलंगाना, तो चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक बार जब जनता को मालूम हुआ, सच्चाई सामने आई कि बेबुनियाद तरीके से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, उन्हें हरियाणा में हराया कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा की जीत 24 के लोकसभा के बाद 2014 से भी बड़ी जीत है, ध्यान रखिए, मैं गया था प्रचार करने। फिर महाराष्ट्र में जहां इतना हल्ला कर रहे थे तो वहां और हरा दिया। बची कुची बात आई तो दिल्ली को भी बुरी तरह से हरा दिया, केजरीवाल जी हो या राहुल जी हो। अब बिहार को भी हराएंगे, यह हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं। आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की जनता के मताधिकार के उपयोग का अपमान कर रहे हैं। कि 14वें मोदी जी झूठ से जीते, 19 में फरेब से जीते, और 24 में वैसे ही जीते। क्या मतलब है इसका? आप तो विपक्ष को अपमानित करेंगे, मोदी जी को गाली पढ़ेंगे, आप बिहार हिंदुस्तान के मतदाताओं का भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी, ये कौन सा आपका अहंकार है? मैं देश की जनता से कहूंगा, राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है, और वो फिर हारेंगे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ के भागीदारी भवन में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि विमुक्त जातियों के लिए लगातार काम किया, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि घुमंतु जातियों के लिए बोझ बनाने की जरूरत है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे ही घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली, और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय
प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी, प्रतापगढ़ में 2, लखीमपुर खीरी में 1, 3 छात्रावास संचालित हैं। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में भी विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्रवेश वहां पर देने की व्यवस्था है। और सरकार के द्वारा राजकीय उन्नयन बस्ती योजना के अंतर्गत कानपुर में, मुरादाबाद में और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम भी उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें कभी क्रिमिनल टैक्स घोषित करके जन्म से अपराधी घोषित करने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसको उन सभी जातियों के विमुक्ति के दिवस के अवसर पर सबसे पहले एक कार्यक्रम। मुझे आप सबको यह भी बताना है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी गोमंत जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि वनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी वनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सबके पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।